हेलो। तो हम लोग शुरू कर चुके थे अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो लाइफ टाइम में अक्वायर करते हैं। और इसकी चार प्रॉपर्टी बताई थी। कौन कौन सी? स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन और मेमोरी। ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी में सेल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर जो सेल्स इन्वॉल्व हैं इन सेल्स इन्वॉल्व इन अक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो तरीके के सेल्स हैं। एक तो है लिम्फोसाइट्स और दूसरे हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसे कहा जाता है? उन सेल्स को जो बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, मूव करते हैं इधर उधर, और जहां भी इनको कोई पैथोजन मिलता है ये उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसके एंटीजन को एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है। जैसे मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज बैक्टीरिया को खा जाएगा और उसके एंटीजन को अपनी सेल मेम्ब्रेन पे चिपका लेगा। तो आसपास से गुजरते हुए जो भी सेल्स होंगे उनको पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया बॉडी में आया था जिसका एंटीजन चिपका हुआ है। ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसीलिए कहते हैं। पहले इनको देख लेते हैं। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। दो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक इनेट इम्यूनिटी में, नेचुरल किलर सेल्स। तो यहां पर जो दो अक्वायर्ड वाले हैं वो एक तो टी लिम्फोसाइट है, दूसरा बी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है और बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर होता है। बनते तो सारे कहाँ हैं? बोन मैरो में बनते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स जो है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फेक्शन से लड़ाई करते हैं, टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इसलिए इनकी द्वारा जो इम्यूनिटी मिल रही है उसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। इसलिए इस इम्यूनिटी को कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। अब क्योंकि एंटीबॉडी सर्कुलेट होता है बॉडी फ्लूइड में, बॉडी फ्लूइड को क्या कहते हैं? ह्यूमर। इसलिए इम्यूनिटी को क्या कह रहे हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है। क्लियर है? देखिए यहां लिम्फोसाइट्स काम कैसे करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है वो कुछ इस तरह काम करेंगे। आइए समझाते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये कई तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली हम याद रखते हैं यहां पे दो। सी साइटो सी अरे क्या बोल रहा हूं मैं, टी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, और दूसरे हैं टी हेल्पर सेल्स। देखो होने को तो टी सप्रेसर सेल भी होता है, होने को तो टी मेमोरी सेल्स भी होते हैं, बट यहां हम किन की बात कर रहे हैं? टी साइटोटॉक्सिक सेल्स की और टी हेल्पर सेल्स की। ये जो हेल्पर सेल्स होते हैं इन्हीं को हम CD4 सेल्स भी कहते हैं, और साइटोटॉक्सिक सेल्स को हम कहते हैं CD8 सेल्स। CD8 सेल्स और ये हैं CD4 सेल्स। ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, दे गेट एक्टिवेटेड अपॉन एक्सपोजर टू एंटीजन। टी हेल्पर सेल को जैसे ही कोई एंटीजन दिखेगा ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सेक्रीट करने लगेगा ग्रोथ फैक्टर्स, सेक्रीट्स
ग्रोथ फैक्टर्स। और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये जाके स्टिमुलेट करेंगे बी लिम्फोसाइट्स को। जब बी लिम्फोसाइट्स को ये स्टिमुलेट करेंगे तो बी लिम्फोसाइट स्टार्ट डिवाइडिंग, और डिवाइड करके ये बनाते हैं दो तरीके के सेल्स। ये बना लेंगे दो तरीके के सेल्स, जैसे एक तो ये बनाएंगे मेमोरी सेल्स, और दूसरा ये बना लेते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? प्लाज्मा सेल बनाते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। और मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बनाते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज होते हैं ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में देखोगे वाई शेप्ड फोटो बना हुआ है एंटीबॉडी का। ये एंटीबॉडीज जाकर बाइंड कर जाएंगे पैथोजन से। एंटीबॉडी किससे चिपक जाएगा? पैथोजन से, और उस पैथोजन को ये गोली मार देगा। तो गोली क्या बनाएगा? क्या? यहाँ गोली चल रही थी। गोली का नाम क्या है? परफोरिन। और परफोरिन क्या करेगा? ये कर देगा लाइसिस ऑफ सेल्स। तो ये लोग इस तरह से मिलके काम करते हैं। हेल्पर सेल एक्टिवेट होता है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, इनको डिवाइड करवाता है, दो तरीके के सेल बनवाता है, इनसे एंटीबॉडी बनते हैं। एंटीबॉडी जाके चिपक जाते हैं माइक्रोब के ऊपर, और माइक्रोब को ये गोली मार देते हैं। ठीक है क्योंकि इस देश के अंदर बहुत सारे नागरिक हैं, उनमें अगर सीधे गोली चला दी जाएगी तो बहुत अपने नागरिकों को लग जाएगी, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको भी लग जाएगी। लेकिन गोली मारनी किसको है? जो माइक्रोब हो या फिर इन्फेक्टेड हो, उसी को मारनी है। तो भैया बिल्ला तो लगा होना चाहिए ना। बिल्ला मतलब बिल्ली का हस्बैंड नहीं, बिल्ला मतलब लेबल। लेबल, तो लेबल क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज आर लेबल्स जो एंटीजन के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और उसकी वजह से एंटीजन पहचाने जाते हैं चलें आगे। तो आपको ये समझ में आया सेल्स कैसे काम कर रहे हैं? ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे इसको रिप्रेजेंट करते हुए हम लिखते हैं H2L2।
इसका क्या तात्पर्य है कि एक एंटीबॉडी दो हैवी चेन और दो लाइट चेन से बना होता है। H फॉर हैवी, L फॉर लाइट। आज मेरी जबान बहुत अटक रही है, सुबह से मेरे वर्ड इधर उधर हो रहे हैं, जैसे दावल चाल हो जा रहा है। वो दाल चावल मतलब दा इधर हो जा रहा है और चाय इधर हो जा रहा है। ठीक है, तो भावनाओं को समझिएगा आप बस। सो H2L2, दो हैवी चेन दो लाइट चेन है। हैवी चेन और लाइट चेन में तुम देख सकते हो डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसे बॉन्ड? डाई सल्फाइड बॉन्ड जिस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उसको आप कहते हैं टर्शरी। क्या कहते हैं? यानी अगर मैं पूछूं कि ये जो लाइट चेन है ये कौन से फोल्डिंग है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी? टर्शरी। ऐसे ही हैवी चेन क्या है? टर्शरी। लेकिन क्योंकि दो चेन आपस में जुड़ गई तो ये क्या बन गया? क्वाटरनरी। क्योंकि क्वाटरनरी बनाने के लिए मिनिमम दो चेन तो चाहिए ही, और यहाँ कितनी है? चार है। तो दो तो है ही है, इतने से ही क्वाटरनरी हो गया, लेकिन टोटल कितनी है? चार। ये देखो, ये दोनों भी आपस में जुड़ी हैं, ये दोनों भी आपस में जुड़ी हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़ी हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। ठीक बात है? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है। और यहां पर देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये, इसको कहते हैं वेरिएबल रीजन। कौन सा रीजन है भैया? ये वेरिएबल रीजन। और ये जो बच गया ये कौन सा रीजन है? ये कांस्टेंट रीजन है। क्योंकि एंटीबॉडी में नहीं बदलता और वो बदलता। वो क्यों बदलता? क्योंकि एंटीजन बदलता, तो एंटीजन को पहचानने वाला बदलता। ये कौन सी साइट है? एंटीजन आके यहाँ जुड़ेगा। मान लो जैसे ये एंटीजन है, सॉरी ये बैक्टीरिया है, और ये इसके ऊपर, तो ये यहाँ आके जुड़ जाएगा इससे। जैसे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये देखो, ये एंटीजन हो गए। जुड़ गया ना भैया? ये पहचान लिया गया। और कितने घंटे सोए आज? है 8 घंटे? आज मैं 4 घंटे सोया हूँ। तभी अटक रही ना जबान। देखा, मैं कह रहा था ना, अगर आप कम सोएंगे तो क्या होगा? साइकोसिस नहीं होगा, पहले जो है सीधे साइकोसिस हो गया, सीधे साइकोसिस करा दिया। वो लंबे समय तक ऐसा करने पे हो रहा था, एक दिन में नहीं हो रहा था। और अरे क्या हो गया? दिखाओ, कैसी चोट लग गई है? थोड़ा लग गया तो इतना पट्टी बांधे हो? कैसे फिसल गए? सीढ़ी से? लिफ्ट थोड़ी है वो, सीढ़ी है, आराम से उतरो, धड़धड़ा के चले आए नीचे। एक बार जो है, हमारे मौसा जी के बेटे हैं, तो होली थी, होली में उनको भांग पिला दिया गया। उसके बाद वो सीढ़ी से नीचे आ गए, और जब नीचे गिरे तो कह रहे हैं पापा ने लिफ्ट कब लगवाई। इसी चैप्टर में आगे आपको पढ़ाना है कि कैनेबिस सटाइवा जो होता है उसी से भांग मिलता है, ड्रग अब्यूज है वो। होली में लोग मिला के पिला देते हैं ना। तो बेटा होली तो थी नहीं कल। अब बेटा ये जो वेरिएबल रीजन होता है, मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, है FAB, वेरिएबल रीजन। दिस इज द फ्रैगमेंट विच बाइंड्स टू द एंटीजन। ओके,
तो इसको हम लिखेंगे ए बी क्या होता है, एंटी बॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी का वो हिस्सा है लेकिन जो एंटीजन से बाइंड करता है। तो यहां पर हमें लिखना होगा एंटीजन, एंटीजन, ये ए बी का मतलब एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीजन बी से बाइंडिंग, एफ से फ्रैगमेंट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कभी, ठीक है। ये नहीं कहना कि एंटीबॉडी का फ्रैगमेंट है, एंटीबॉडी का तो है ही है, लेकिन क्या वो हिस्सा है जहां से एंटीजन जुड़ेगा। और दूसरा ये नीचे वाला जो है ये एफ सी है, एफ सी मतलब क्या होगा, कांस्टेंट फ्रैगमेंट नहीं होता है ये क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट होता है, लेकिन चलो तुम बोल सकते हो कांस्टेंट फ्रैगमेंट। तो ये एंटीबॉडी हो गई, बोलो भाई। एंटीबॉडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2, जिसमें H इज हैवी चेन, L इज लाइट चेन, दो हैवी चेन दो लाइट चेन। जितनी इंडिविजुअल चेन्स हैं वो टर्शरी हैं, इंडिविजुअल चेन कैसी हैं, टर्शियरी, और मिला के पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, क्वाटरनरी। मिला के ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, क्वाटरनरी है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की। तो आपके शरीर में 5 प्रकार की एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है, GAMDE। तो इसको पढ़ेंगे तो गम दे, ऊपर वाला क्या दे, गम दे, नहीं तो नंबरों में दाग लग जाएगा। इस मामले में अगर गम नहीं मिला तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, नंबर में दाग लग जाएगा, बहुत फालतू बात है। ये कौन सा ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है जी, गम दे। सबसे कम कौन है, ई सबसे कम है क्योंकि एलर्जी नहीं होती हमेशा, एलर्जी कुछ ही लोगों को होती है, और उनको भी जब होती है तो फिर हमेशा थोड़ी होती है। तो IgG सबसे छोटा होता है साइज में, ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग साइज। तो साइज में सबसे बड़ा कौन है, M, सबसे छोटा कौन है, G। जो सबसे छोटा है इधर उसी की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, ओके। सो इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज एंड हाईएस्ट इन कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट साइज का है इसीलिए ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है। किसको क्रॉस कर ले रहा है, प्लेसेंटा को, समझे। और अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर ले रहा है यानी माता जी से बच्चे में जा रहा है। अरे प्लेसेंटा कब बनेगा, हमेशा प्लेसेंटा बना रहता है क्या, जब प्रेगनेंसी होती तब ना बनता है। तो बच्चे में जाएगी कि नहीं जाएगी, तो पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जन्म से पहले मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्लेसेंटा जन्म हुआ तो प्लेसेंटा टूटता है ना, तो जन्म से पहले मिलेगी। तो दूसरा देखते हैं IgE, IgE का सॉरी IgA, हे भगवान, IgA कहां प्रेजेंट है, ये कोलोस्ट्रम में। और ये कहां पाई जाती है, हमारे जितने भी ट्रैक्ट्स हैं, जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जहां जहां तुम्हारे बॉडी में म्यूकोसा होगा वहां पर IgA पाया जाएगा, ओके। IgM, जब भी आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंट्री मारता है, अंदर आता है, तो शरीर उससे लड़ते समय सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनाता है, IgM। सबसे पहले कौन सी बनाता है, IgM। तो ये म्यू वाली है। D फॉर डेल्टा होता है, ये सब मैथमेटिकल सिंबल्स के नाम हैं। IgD ये क्या करता है बॉडी में, फैगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेशन। IgE एलर्जिक रिएक्शन। तो ये हमने ओवरऑल फिजियोलॉजी पढ़ते समय ये पढ़ ही लिया है, तो इसमें कुछ ऐसा याद करने वाला है नहीं। एलर्जी E, कोलोस्ट्रम में A,
और प्लेसेंटा से जी, और सीक्वेंस गम दे। इतना ही याद करना है। तू रोती क्यों रहती हो हर समय? रोत रही हो मन की आंखों से, ऐसे देख रही है। ये पता है, ये जो चेहरा होता है ना, ये आईना होता है इसका। कहते हैं ना, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। तो जैसे महेंद्र सर ने पढ़ाया एंटीबॉडी वाई शेप्ड होता है, तो आईब्रो नॉर्मल है, अच्छा वाई शेप्ड होता है। अब महेंद्र सर करेंगे उसमें जो है टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, तो थोड़ा सा ये अब आईब्रो थोड़ा ऐसे तन गया। अच्छा, उसके बाद महेंद्र सर कह रहे हैं कि इंडिविजुअल चेन तो टर्शरी होता है लेकिन पूरा क्वाटरनरी होता है। क्या? तो जैसे जैसे बातों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो आईब्रो है उसका चेंज होता जा रहा है। यहाँ की मांसपेशियां जो है ये डेवलप होती जा रही हैं। उसी तरह गम दे, अच्छा गम दे, हाँ ठीक है गम दे। उसके बाद इंडिविजुअली बताया, बस मुंह टेढ़ा हो गया पूरा कि अच्छा इंडिविजुअल भी सबको याद करना पड़ेगा। अरे वर्मा जी, करना पड़ेगा। अच्छा ये देखो आईजीएम, ये किस फॉर्म में होता है? पेंटामर। मतलब वो जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर था वो कै ठो लगे होंगे? 5 ठो। हैं? कौन से लगे होंगे? 5 ठो। ये देखो कै ठो लगे हैं? 5 नहीं, 5 ठो। ये कै ठो लगे हैं? तो ये कौन सी बेटा, ये कौन सी है? ठीक है, कुछ आपको लिखना पड़ेगा, डिक्टेट लिखो। अरे आज ही निकलेगा रजिस्टर। तुम तो फिसल गए थे, लिख ही नहीं पाओगे, है ना? ओहो बड़ी दिक्कत है। अंदर अंदर तो खुश हो रहे हो, हैं? वो लिख देगा। वाह क्या दोस्त है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। इसी ने तो नहीं धक्का दिया था। चलो बोलूं? चलो सबसे पहला वर्ड लिखो, एंटीजेन। लिख लिया? अब उसकी डेफिनेशन लिखो, एंटीजन क्या होता है। एंटीजन में लिखिए, अ बायोमोलिक्यूल present on the surface of पैथोजन। पैथोजन तो पता है सबको, बीमारी कॉज करने वाला एजेंट। यस, क्या बोला मैंने? A biomolecule present on the surface of antigen which helps in which, हाँ surface of pathogen which helps in, तुमको पता है ना क्या हो रहा है? मैं सोया हूँ 8 घंटे, ये देखो इसमें कितना आ रहा है। मजाक कर रहा था मैं, बिना सोई मेरा साइकोसिस हो जाता है। which helps in identification और रिकॉग्निशन
ऑफ पैथोजेन नेक्स्ट लिखो एंटीबॉडी a glycoprotein a glycoprotein produced by host cells होस्ट सेल किसके सेल होंगे हमारे सेल जब पैथोजन आएगा तो हम ही तो होस्ट सेल हुए हमारे ही अंदर तो होस्ट सेल हैं हम होस्ट हुए तो हमारे सेल्स होस्ट सेल हो गए अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट सेल्स इन रेस्पॉन्स टू the entry of pathogen नेक्स्ट लिखो एपिटोप EPITOPE एपिटोप रिया एक तो सालों बाद नोट्स बना रही हो ऊपर से हंसी जा रही हो हाँ एपिटोप एपिटोप में लिखो इसको मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूं ठीक है एपिटोप एंटीजन का वो पार्ट एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के ये लिख लेना पैराटोप से जुड़ता है जो एंटीबॉडी के पैराटोप से जुड़ता है और फिर अगली डेफिनेशन पैराटोप की लिखनी है तो पैराटोप में क्या लिख दोगे पैराटोप किसका पार्ट है एंटीबॉडी का देखा यही मैं अभी कुछ देर पहले समझा रहा था वो पीछे जो बैठी है उसने अभी तुरंत ऐसा मुंह बनाया लिखो पैराटोप में लिखो एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन के एपिटोप से जुड़ता है ठीक है अब इसको समझिएगा भैया यहाँ ये एंटीजन है इधर आओ बैक्टीरिया के एंटीजन देख रहे इन्फेक्शन ही नहीं कॉज कर पा रहा है ये ठीक है ताम से हाथ मिलाएंगे इधर मुंह करते हुए क्या ऐसे झाड़ कर रहे हो पटकनी दोगे क्या मेरे को भैया प्लेट लगी है यहाँ गिराना नहीं तो ये जैसे ये एंटीजन है मैं कौन हूँ एंटीबॉडी ये एंटीजन है मैं एंटीबॉडी तो हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो रहा है लेकिन हम कैसे मिल रहे हैं ऐसे तो ये मेरी हथेली मैं कौन एंटीबॉडी ये मेरी हथेली ये पैराटोप और ये कौन
एंटीजन, और इसकी हथेली एपिटोप। मैं एंटीबॉडी, मेरी हथेली पैराटोप, ये एंटीजन, इसकी हथेली एपिटोप। तो एंटीजन एंटीबॉडी मिले, लेकिन एक्चुअल में कौन मिला? एपिटोप और पैराटोप। समझ में आ गया? अब ठीक लग रहा है बिटिया? पहले से आराम है अब? चलो, हाँ, दवाई देनी पड़ती ना। समझ गए सब लोग? ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस एंटीबॉडी में कितने पैराटोप हैं? दो। एक, दो। ओके। एंटीजन बाइंडिंग साइट को ही क्या कह रहे हो? पैराटोप। तो बताओ, इसमें कितने पैराटोप हैं? 10। एक वाई में दो होते हैं, तो यहां 10 वाई हैं, तो 5 वाई है यार। तुम समझो भाई, कितने वाई हैं? 5 वाई हैं, तो पैराटोप कितने हुए? 10 हो गए। सच में बहुत शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो आईजीए इसमें कितने होंगे? इसमें 2 वाई हैं, तो 4 पैराटोप हैं। अब मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। इसमें, हाँ, 2 वाई हैं, तो 4 पैराटोप हैं, और अगर सिर्फ वाई हो तो 2 पैराटोप। क्लियर? ठीक है। तो बेटा, एंटीबॉडी को हम इस आधार पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या एंटीबॉडी किसी सेल की मेम्ब्रेन में चिपका हुआ है, या वो बॉडी के फ्लूइड में फ्रीली प्रेजेंट है। तो जो भी सेल मेम्ब्रेन पे चिपका होगा उसको क्या कहेंगे? बाउंड एंटीबॉडी। और जो फ्री होगा उसे फ्री एंटीबॉडी, जो नहीं चिपका होगा। जैसे एक सेल के अंदर 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। बहुत मुश्किल बातें हैं ये सब। सेल के अंदर 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एक तो, दूसरा फ्री राइबोसोम और बाउंड राइबोसोम। 70s, 80s। मैं यहां किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं? भैया, कुछ राइबोसोम आर ई आर पे होते हैं ना, उसी की वजह से तो ई आर आर ई आर बना, रफ हुआ। और कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, तो उसी तरह हुआ। एंटीबॉडी अगर मेम्ब्रेन से बाउंड है तो वो बाउंड एंटीबॉडी है, और अगर एंटीबॉडी फ्रीली प्रेजेंट है फ्लूइड में, ब्लड में सर्कुलेट हो रही है, फ्री एंटीबॉडी है। कौन बनाता है एंटीबॉडी? कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल कौन होते हैं? सेल होते हैं। वाह, क्या जवाब है। मुझे लगा कि हवा होती है। अरे सेल तो होएगा ही। कौन से सेल हैं? बी लिम्फोसाइट है। तुम लोग एकदम बदमाश हो गए हो। अच्छा, सेल के अंदर सब पढ़े हो, गोल्जी बॉडी वॉडी कुछ? तो जैसे ये गोल्जी बॉडी है, ऐसे होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बनाते वेसिकल। क्या बनाते हैं? वेसिकल। वेसिकल में कुछ प्रोटीन वोटीन पैक कर देता है ये। अरे भैया जरा देखो, एंटीबॉडी के सामने क्या लिखे हो? एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। तो उसमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी लगा है। ये ग्लाइको कहां जाके लगा था? अरे ग्लाइकोप्रोटीन कहां बनता है सेल में? हाँ, तो एकदम वही हो क्या? बोल नहीं पा रहे हो? यहां गोल्जी बॉडी बना रखा है, फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं तो क्या कुछ और पूछ लूंगा? गोल्जी बॉडी में बनता है ग्लाइकोप्रोटीन है। नहीं तो। अब देखो, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है ना, उसको पैक कर दे रहा है किसमें? वेसिकल में। ये वेसिकल जो हमने बड़ा कर दिया है इसे। तो 2 तरीके का मैं एक ही में बता दे रहा हूं। ठीक है? अरे जाओ भाई। तो सपोज इन्होंने एंटीबॉडी बनाए हैं, अजीत।
बेटा एंटीजन हो और मैं कौन हूं? एंटीबॉडी निपटा दूंगा मैं। यहाँ एंटीबॉडी बन रहे हैं बेटा। क्या बन रहे हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कैसे बन रहे हैं? देखिए एंटीबॉडी को पैक किया जा रहा है। ये वाई शेप्ड होते हैं। ये देखो इसमें वाई शेप्ड पैक हो गए। पैक तो इसमें भी किया गया। अंतर क्या है दोनों में? ले गिनती गिन रहे हैं और कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। पहले वाले में वेसिकल की मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं और दूसरे वाले में कैविटी में प्रेजेंट हैं, वेसिकल के ल्यूमेन में प्रेजेंट हैं। नहीं समझे बात? समझ गए? जब समझ ही गए तो फिर अच्छी बात है। चलिए और बताते हैं आपको कहानी। तो जैसे ये इसको जो है एंटीबॉडी सेक्रीट करना है, तो ये वेसिकल कहां तक पहुंच जाएगा? सेल मेम्ब्रेन तक। कहां तक पहुंचेगा? सेल मेम्ब्रेन तक। इसको भी सेक्रीट करना है। ये भी पहुंच जाएगा कहां तक? सेल मेम्ब्रेन तक। और उसके बाद वेसिकल की मेम्ब्रेन और सेल की मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। अब फ्यूज होने से क्या होगा? ये जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है वो पहले वेसिकल की मेम्ब्रेन थी, अब वो किसका हिस्सा बन गई? सेल मेम्ब्रेन का। अभी किसका हिस्सा बन गई? सेल मेम्ब्रेन का। लेकिन यहां देखो क्या इस तरह से रिलीज होगा? ऐसे नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा? तो बताओ ये कौन सी हुई? ये बाउंड एंटीबॉडीज हो गई और ये वाली फ्री एंटीबॉडीज हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने दोनों एक ही में बता दिया आपको। कोई सेल ऐसे भी रिलीज कर सकता है, कोई सेल ऐसे भी। क्लियर बेटा? ठीक। और आगे चलें। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये काम कैसे करते हैं? तीन प्रकार से काम करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? जैसे कोई बैक्टीरिया बॉडी में आया, वायरस बॉडी में आया, तो जब वायरस आएगा तो वो हमारे किसी सेल से चिपकने की कोशिश करेगा ना पहले। और अगर वो सेल की मेम्ब्रेन से चिपका तो सेल के अंदर जाने की संभावना होगी। भाई मैं अगर इस हैंडल को पकड़ पाऊंगा तब तो ऐसे करके दरवाजा खोलूंगा। मान लो मैं इसे हाथ ऐसे किया, कोई हाथ में निपटा दिया कोई, फिर कैसे पकड़ूंगा? नहीं समझे बात? समझ गए? ये देखो, ये इमेजिन कर ली इसने। कोई ढंग की चीज इमेजिन करो, है ना? मैं बहुत दिन से सोच रहा था यही। हम ही को निपटा दिया जा रहा है। एक तो मैं अपना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ पढ़ाने के चक्कर में, और ऊपर से आप लोग भी यही सोचिए। अरे सर, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा फिर। तो सिलेबस कंप्लीट, ये भैया तुम क्या कर रहे हो? गिर गया ना नीचे? नहीं, निशाना सही जगह लग गया।
पिकनिक मनाने आए हो हैं? अभिषेक, तो न्यूट्रलाइजेशन, ये वायरस है। कौन है ये? वायरस। ये बॉडी में आया, सेल से चिपकने जा रहा था कि एंटीबॉडीज ने इसको घेर लिया, कहीं से चिपक ही नहीं पाया। तो जब सेल से चिपक ही नहीं पाएगा तो एंट्री कहां से मारेगा, है ना? मतलब जैसे ही कोई घुसपैठिया बॉडी में आया, उसको पकड़ के हथकड़ी पहना दी गई, कर लो अब काम करो, अब करो नुकसान, तो नहीं कर पा रहा। वही चीज है, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। कोई पैथोजन बॉडी में आए, उसको इस लेवल पे ला दिया जाए एंटीबॉडी से कवर करके कि वो इंटरैक्ट ही ना कर पाए किसी सेल से कि उसको नुकसान पहुंचा सके, तो उसको क्या बोला जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन। थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। थ्रेट को क्या किया? न्यूट्रलाइज कर दिया। समझ गए? दूसरा पढ़ो क्या लिखा है। एग्लूटिनेशन। क्या लिखा बेटे? हाँ, यहां पर लिखा है सेल बाउंड एंटीजन। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक एंटीबॉडी बनी हुई है। कौन सी एंटीबॉडी लग रही है? 5 है ना? तो पेंटामर हुई। कौन सी है ये? आईजीएम। और ये है आरबीसी। तो आरबीसी की सरफेस पे क्या होंगे? एंटीजन। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरे आरबीसी को मैंने बी ब्लड ग्रुप वाले को दे दिया, तो मेरा आरबीसी बी वाले के बॉडी में जाएगा, तो उसकी एंटीबॉडी उसको पहचान लेंगी और ये फिर आरबीसी समेत एंटीजन को घेर लेंगे। तो जब एंटीजन सेल समेत सरेंडर कर दे तो रिएक्शन क्या है? एग्लूटिनेशन, या बेटा इसी को कहते हैं क्लंपिंग। इसी को कहते हैं क्लंपिंग रिएक्शन। ठीक है। अब तीसरा पढ़ो क्या लिखा है। प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनना। वाह क्या बात है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेट बनना। व्हाट इज सॉल्युबलाइजेशन? सॉल्युबल हो जाना। व्हाट इज सॉल्यूट? जो सॉल्वेंट ना हो। व्हाट इज सॉल्वेंट? जो सॉल्यूट ना हो। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। तुम क्या कहने जा रहे थे? पेन, स्टाइलस। ये टेस्ट ट्यूब है। इसमें मैंने कोई सोल्यूशन डाल रखा है, उसके अंदर सॉल्यूट भी है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है। इसका मतलब वो जो सॉल्यूट है इसके अंदर सॉल्युबलाइज्ड है। फिर मैंने एक दूसरा सॉल्यूशन डाला और उस सॉल्यूशन ने क्या किया? घुले हुए सॉल्यूट को नीचे इकट्ठा कर दिया प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। यानी सॉल्यूशन में जो चीज सॉल्युबलाइज हो गई थी वो आउट ऑफ द सॉल्यूशन आ गई, इनसॉल्युबल बन गई, तो प्रेसिपिटेट हो गया। क्या हो गया वो? प्रेसिपिटेट। अब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया बॉडी में आता है और वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, वो केमिकल्स हमारे ब्लड में सॉल्युबल हो जाते हैं। हमारे ब्लड में वो केमिकल्स सॉल्युबल हो जाते हैं, और जितना सॉल्युबल होंगे उतना तेजी से फैल जाएंगे। तो एंटीबॉडीज यहां पे क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज भी ब्लड में गए हैं और वो क्या कर रहे हैं? उस सॉल्युबल एंटीजन से चिपक जा रहे हैं। वो केमिकल भी तो क्या कहलाएगा? एंटीजन, क्योंकि वो बैक्टीरिया ने बनाया है, हम तो बना नहीं रहे, बाहर से आया है। तो क्या हुआ? एंटीजन। उस सॉल्युबल एंटीजन से देखो एंटीबॉडीज जुड़ गए और कॉम्प्लेक्स बना लिया, ताकि वो लोग नुकसान ना पहुंचा सके, ज्यादा डिफ्यूज ना हो सके, प्रेसिपिटेट हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएं, ब्लड में से बाहर निकल आए। अब ये सब जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं ये बॉडी के अंदर ही हैं। भाई ये वायरस घुसा था, इसको घेर लिया गया, अब कुछ लोग वायरस को घेर के बैठे हुए हैं, तो अनवांटेड ही तो है वो। फिर सेल पकड़े गए, कुछ कुख्यात अपराधी पकड़ लिए गए 4-5, उनको लेके बैठा हुआ है, और सॉल्युबल एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो ये सब फालतू का ही तो है अब शरीर में। तो मैक्रोफेजेस को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि इनको निपटाओ। क्या समझे? नहीं समझे? समझ गए? यानी मैक्रोफेज आके उनका क्या कर देंगे? फैगोसाइटोसिस, और जो समस्याएं थी वो सारी खत्म।
अब बेटा यहां पर एंटीबॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी ने इन सबको पहचान लिया जल्दी से, एंटीबॉडी ने इन सबको जल्दी से पहचान लिया और पहचानने के बाद इनको दर दबोचा और उसके बाद जल्दी से बुला भी किसको लिया, फैगोसाइटोसिस को, और इस मामले को रफा दफा करा दिया। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। क्या कहते हैं? और ऐसे प्रोटीन जो करा दें ऑप्सोनाइजेशन उनको कहते हैं ऑप्सोनिन्स। ठीक है, वो जो फैगोसाइटोसिस को बढ़ा दे, वो प्रोटीन जो फैगोसाइटोसिस को बढ़ा दे वो कहलाएगी ऑप्सोनिन। अरे यार समझो भाई, जैसे कभी ये समझ लो जैसे कोई डिपार्टमेंट रेड मार रहा है, रेड करने गया है, तो क्या कर रहा है वो, ऑप्सोनाइजेशन कर रहा है, जल्दी से पहचान लिया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। समझ गए? बोलो भैया। तो ये इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर काम करते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट। इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्सेस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हम किसे कहते हैं? जब किसी से पहली बार मुलाकात होती है तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि वो हमारा फायदा कर रहा है, हमारा दुश्मन है। कब जानेंगे दुश्मन है? जब पीठ में छुरा घोंप देगा, फिर खून भी बहेगा, तकलीफ भी होती है, यानी सिम्टम्स आते हैं। प्राइमरी एक्सपोजर टू द पैथोजन विल कॉज सिम्टम्स। पहली बार किसी को चिकन पॉक्स होता है तो दाने निकलते हैं, बुखार आता है, लेकिन वो बच जाता है, तभी तो दोबारा नहीं होता। जो निपट ही गया तो फिर दोबारा क्या मतलब? अगर पहले एनकाउंटर में बचा है तभी तो दूसरा एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर मतलब ये नहीं कि वो कट्टा लेके दौड़ा रहे हैं, वो नहीं। एनकाउंटर मतलब साक्षात्कार, आमना सामना। नहीं समझ रहे बात को? समझ गए? ठीक है, तो यहां पर क्या दे रहे हैं? फर्स्ट एक्सपोजर या एनकाउंटर टू पैथोजन। जो सेल्स रेस्पॉन्ड करते हैं वो नाइव सेल्स होते हैं। नाइव मतलब नादान। जैसे कोई आर्मी पर्सन है, नया नया लड़का, वो गया आर्मी में ट्रेनिंग किया है, अभी तक उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा बॉर्डर पे, और उसको बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो नादान ही तो है अभी, कितना भी ट्रेनिंग किया हो। असली ट्रेनिंग कब होएगी? जब असली वाला दुश्मन सामने होगा। क्या समझे? तो उस समय उनको क्या कहा जाता है? नाइव। तो नाइव टी सेल्स एंड बी सेल्स। ठीक है, अगर ये लोग लड़ ले गए, अगर ये लड़ ले गए और बच गए तो ये क्या बने हैं फिर? मेमोरी सेल्स बने हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ये लो इंटेंसिटी का होता है, इसको समय लगता है डेवलप होने में। एंटीबॉडीज यहां पर लोअर अमाउंट्स में बनती हैं और कम बनती हैं और जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। यानी प्राइमरी वाला उतना इंटेंसिटी का नहीं होता, ज्यादा ताकतवर नहीं होता, बस जैसे तैसे बच ही जाते हैं। लेकिन जब एक बार सीख लिया तो अगली बार जब भी वही पैथोजन आएगा बॉडी में, सेकेंड या सब सीक्वेंट एक्सपोजर, दोबारा तिबारा चौबारा पचबारा, अब बारंबारा, जितनी भी बार आए, बॉडी क्या करेगी? रेस्पॉन्ड करेगी, और बहुत फास्ट रेस्पॉन्ड करेगी। 2 से 3 दिन के अंदर ही थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाएगी। एंटीबॉडीज ज्यादा अमाउंट में बनेंगे, हाई इंटेंसिटी का होगा। अरे एक बार जब कोई धोखा दे देगा तो बाद में दोस्ती कर पाओगे उससे? देखते ही उसको दौड़ा लोगे ये भाग तेरी ऐसी तैसी। यस और नो? अरे तो एंटीबॉडी यहां पर ज्यादा बनती हैं और लंबे समय तक मेंटेन रहती हैं, लंबे समय तक मेंटेन रहती हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब ताजा ताजा इन्फेक्शन होता है तो कौन सी एंटीबॉडी होती है उसमें? आईजीएम। लेकिन क्वांटिटी सबसे ज्यादा किसकी बनती है? आईजीजी की। तो सब्सीक्वेंट इन्फेक्शन में आईजीजी मेनली पार्टिसिपेट करता है और प्रीवियस इन्फेक्शन में आईजीएम पार्टिसिपेट करता है। ओके। और
ये देखिए इस ग्राफ में, ये प्राइमरी रेस्पॉन्स है। प्राइमरी रेस्पॉन्स में देखो पहले कौन बना है, आईजीएम, और ज्यादा भी कौन बना है, आईजीएम। ये बाद में बना देखो प्राइमरी में, और कम बना है। लेकिन सेकेंडरी में देख लीजिए, एक ही समय में दोनों बने हैं, लेकिन ज्यादा कौन बना है, आईजीजी। तो सेकेंडरी मेनली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आईजीजी। ऐसा नहीं कि एम नहीं बना, लेकिन आईजीजी मेनली इन्वॉल्व है, और उधर आईजीएम मोर्चा संभाले हुए है। यहाँ मोर्चा किसने संभाला है, आईजीएम ने, और यहाँ किसने संभाला, आईजीजी ने। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, नहीं क्लियर है? पीछे क्या देख रहे हो, पीछे कौन बैठा है? मैंने कहा नहीं क्लियर कर रहा है तुमको। ए यार, अखिया खोल के धूल झोंकत है। और आगे चलूं? डोज तो नहीं बढ़ता जा रहा? बढ़ता तो जा रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक के नोट्स बना लिए हो कि नहीं? कुछ कहना चाहते हैं आप? किसमें? ये वाला? ये लाइन बचा नहीं है, ये बचा, मतलब बता चुके हैं, बचा चुके हैं, बता चुके हैं। ये क्या है देखो, मेमोरी। मेमोरी होना ही क्या होता है, एन एमनेस्टिक। एमनीसिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, एन एमनेस्टिक मतलब नो लॉस ऑफ मेमोरी। पहली लड़ाई में जो मेमोरी सेल्स बन गए हैं, वो अगली लड़ाई संभाल लेंगे। यानी पिछली लड़ाई की याद ही तो है ये। याद का मतलब ये नहीं कि कोई याददाश्त है कहीं पे, याद का मतलब ये पिछली बार जो लोग लड़े थे उसमें कुछ लोग बचे हुए हैं, तो अब अगली बार कौन लड़ेगा, जो बचे हैं। एक्सपीरियंस होल्डर कौन है, वही लोग हैं, तो वो लोग बताएंगे कैसे लड़ना है। तो उसी को कहते हैं एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। अब ये तो पहली लड़ाई है, तो यहां तो याद डेवलप होगी, लेकिन वो याद ही लड़ेगी कब, सेकेंडरी या उसके बाद के एक्सपोजर में। ठीक है, क्लियर है? प्रतिरोधक क्षमता किस तरह से आपके शरीर में उत्पन्न होती है, उसके तीन तरीके हैं। एक तो बीमार होके सीख लो, भाई बीमार हुए एंटीबॉडी बना ली तो इम्यून हो गए, ये तो है। पैथोजन इंड्यूस इम्यूनिटी, दुश्मन से लड़ाई हुई और उसको ढेर कर दिया और तो हम लड़ना सीख गए ना, फिर तो वही है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि दुश्मन कौन है उसकी ट्रेनिंग ले लो, टीका लगवा लो। ये टीका नहीं, इधर वाला टीका, बचपन में टीके लगे हैं ना, वही वाले टीके, वैक्सीन्स। वैक्सीन में क्या किया जाता है, वैक्सीन के अंदर बेटा आपको डेड बैक्टीरिया या इनएक्टिव बैक्टीरिया या किल्ड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर डाला जाता है। मतलब तुम्हें अगर ट्रेन किया जा रहा है तो तुम्हें बुला के दिखा दी, ये लाश दिखा दी किसी आतंकवादी की, कह रहे यही लोग हैं, इन्हीं से लड़ना है तुमको, तो तुम सीख गए। वही काम यहाँ किया जा रहा है, पहचान बता दी जा रही है, ताकि जब असली वाला आए तो सीधे सेकेंडरी रेस्पॉन्स हो, क्योंकि प्राइमरी तो हम करवा दे रहे हैं। जब हम डेड बैक्टीरिया आपके शरीर में डालेंगे तो आपका शरीर एंटीबॉडी बना लेगा, यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स हो गया। यानी जब असली वाला आएगा तो सीधे कौन सा होगा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा। और वो स्लो होगा कि फास्ट होगा, फास्ट होगा। यहां पर क्या है, लड़के सीखे थे, असली पैथोजन आया उसके साथ ही प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। यहां पहले हमने ट्रेनिंग ले ली, डेड बैक्टीरिया या इनएक्टिव बैक्टीरिया बॉडी के अंदर डाल के एंटीबॉडी बनवा दिया, यानी वैक्सीन ने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करवा दिया। अब सीधे असली वाला जब आएगा तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। अच्छा, वीकेंड या लाइव एटीन्यूएटेड, तो एटीन्यूएटेड का मतलब ही होता है वीक, एटीन्यूएटेड का मतलब होता है
वीक पैथोजन। ठीक है भाई, या तो आतंकवादी की लाश दिखा दी या हथकड़ियों में बंधा हुआ आतंकवादी दिखा दिया। दोनों ही केस में पता चल गया ना कि कौन से संगठन का है, उनका क्या मोडस ऑपरेंडी होता है, कैसे काम करते हैं, सब पता चल जाएगा उससे। कुछ होते हैं ना अलग अलग, कुछ है, को नाम याद है तुम्हें? पढ़ाई कर लो। अब तीसरा तरीका क्या है भैया? एक तो तुम पैथोजन से लड़के इम्यून हो गए, एक तुमने टीका लगवा लिया, इम्यून हो गए। अब मान लो सांप काट ले, तो जब किसी को सांप काट लेगा तो क्या हम उसकी बॉडी को 10 दिन तक रख के वेट करेंगे कि अभी एंटीबॉडी बनेगी, क्योंकि 7 से 10 दिन लगता है, फिर उठेगा, फिर नाश्ता करेंगे साथ में? नहीं ना। ऐसे पैथोजन या टॉक्सिन जो डेडली हैं, यानी जिनका बॉडी के अंदर इतना तेजी से इफेक्ट होता है कि समय ही नहीं मिलता बॉडी को कि उससे लड़ सके, उस केस में हम बिल्कुल इस चीज का रिस्क नहीं लेंगे कि शरीर में एंटीबॉडी बने, बल्कि हम बनी बनाई एंटीबॉडी का इंजेक्शन बाहर से लगा देंगे। तो इसीलिए देखो क्या लिखा है यहाँ, प्री फॉर्म्ड, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी, या उसी को क्या कहते हैं, एंटी सीरम, या फिर एंटी वेनम एडमिनिस्टर किया जाएगा। जैसे किस केस में? डेडली पैथोजन और स्नेक बाइट के केस में। अब डेडली पैथोजन में कौन आ जाता है? जैसे रेबीज, जैसे कहा जाता है ना कुत्ता काट ले 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवाना होगा। उस इंजेक्शन में क्या होता है? एंटीबॉडीज होती हैं रेबीज के अगेंस्ट। जब कभी जंग लगे, लोहे से चोट लग जाए या किसी मिट्टी वाले ऑब्जेक्ट से चोट लग जाए, इंजेक्शन लगवाया जाता है, नहीं तो टेटनस हो सकता है। तो वहां पर एंटी टेटनस सीरम लगाया जाता है, एटीएस। एंटी टेटनस सीरम। और अगर इसी की वैक्सीन तुम ले रहे होते तो वो क्या होता? वो था टीटी वैक्सीन। वो क्या होता? टीटी वैक्सीन, टेटनस टॉक्सॉइड। टेटनस का टॉक्सॉइड इसको बोलते हैं। अब टॉक्सॉइड क्या होता है? टॉक्सॉइड क्या होता है? इनएक्टिव टॉक्सिन। तो वहां पे देखो टॉक्सिन डाला है बॉडी में, लेकिन कैसा? इनएक्टिव, और उससे एंटीबॉडी बनवा दी है, लेकिन जब चोट लग जाएगी तो इस चीज का रिस्क नहीं लेंगे, सीधे क्या लगाएंगे? बनी बनाई एंटीबॉडी। तो एटीएस अगर है, एंटी टेटनस सीरम, तो उसमें बेटा बनी बनाई एंटीबॉडी है। और अगर टेटनस टॉक्सॉइड लगा है तुमको, तो उसमें उसमें क्या है? इनएक्टिव टॉक्सिन है, वो वैक्सीन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा हो जाए तो बता देना, नहीं बताएंगे आगे। है? बोलो। ज्यादा हो गया? चलो आगे बताते हैं फिर। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है इसमें। एक्टिव पैसिव, अक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव पैसिव भी होता है। अगर तुम्हारे खुद के शरीर में एंटीबॉडी बना तो एक्टिव इम्यूनिटी है, और तुमने बनी बनाई एंटीबॉडी ले ली तो पैसिव इम्यूनिटी है। अब ये भी दोनों दो प्रकार की हो सकती हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। जब तुम पैथोजन से लड़े थे, जब तुम इन्फेक्ट हुए थे, तो भी तो तुमने एंटीबॉडी बनाई थी, तो ये तो नेचुरली ही बनी थी, ये तो नेचुरली बनी थी। और जब तुमको टीका लगाया गया था तो भी तुमने बनाई थी एंटीबॉडी, लेकिन ये टीका तुम्हें आर्टिफिशियली लगाया गया, इंजेक्शन से दिया गया था। बोलो, इन दोनों ही केस में एंटीबॉडी किसने बनाई? बॉडी ने, अपने खुद के शरीर ने बनाया। तो ये दोनों ही किस टाइप की हो गई? एक्टिव। ये हो गई एक्टिव नेचुरल देवी जी, ये हो गई एक्टिव नेचुरल, ये हो गई एक्टिव। कुछ है इसमें? नहीं है, ये मतलब जो है सो है। मना क्यों कर रहे हो भाई?
अच्छा ये पैसिविटी, बनी बनाई एंटीबॉडी ले लो। तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनी, कहीं और बनी, तुमने ले ली। माता जी के शरीर में बनी, तुमको मिल गई, और तुमने इंजेक्शन से ले ली, तो आर्टिफिशियल हो गया। माता जी ने तुमको जन्म से पहले कौन सी दी? आईजीजी। प्री मतलब पहले, नेटल मतलब जन्म। नेटैलिटी क्या होता है? बर्थ रेट। अरे कुंडली को क्या कहते हैं? नेटल चार्ट, जन्म पत्री। अरे भैया, आईजीए कब मिला? जन्म के बाद। जन्म के बाद। पोस्ट मतलब? अरे प्रीपेड पोस्टपेड पता है ना। तो जन्म से पहले, जन्म के बाद। जन्म से पहले क्या मिली? जन्म के बाद क्या मिली? तो मम्मी ने क्या फैक्ट्री से बनाई थी? अपने बॉडी में बनाई थी, तो नेचुरल हुई ना। लेकिन बनी बनाई ली ना, तो पैसिव हो गई। पूछा जाता है, नीट में आएगा ये आर्टिफिशियल। अब जैसे सांप के लिए एंटी वेनम बनाया जा रहा है, सांप के जहर के लिए किस में बना रहा है? घोड़े में। तो एंटीबॉडी कहां बनी? घोड़े में। ली किसने? गधे ने, मतलब इंसान ने। ऐसी बातें कर रहा हूं मैं, ये वाला सही निकल गया। घोड़े में बनवाई और इंसान को दी गई, तो बनी बनाई ले ली ना भैया। क्लियर है? इसमें कोई टेंशन है क्या? तुम्हें किसी चीज में कोई टेंशन नहीं है? ऑल इज वेल। क्या कह रहे हो? ऑल इज हेल? ये कौन था भाई? हम्म। हाँ बेटा। हाँ। किसमें पाया जाता है मतलब? आर्टिफिशियल जो दे रहे हैं ना, एटीएस, इसमें आएगा एग्जाम्पल? इसमें नहीं आएगा, इसमें टेटनस टॉक्सॉइड आएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिन इनएक्टिव करके दिया गया है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं दिया गया है, टॉक्सिन दिया गया। वो टॉक्सिन बॉडी में गया, फिर शरीर ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाया। वहां क्या दिया? बनी बनाई एंटीबॉडी। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। एंटीबॉडी किस में होंगे? प्लाज्मा में ही तो होंगे, इसीलिए प्लाज्मा को सीरम भी कहा जा रहा है। एंटी टेटनस आगे सीरम, तो सीरम में क्या होंगे? एंटीबॉडीज। ओ भैया, क्या होंगे? एंटीबॉडीज। समझ में आया कि नहीं आया? सब ठीक हो जाएगा बेटी। वैक्सीन के बेटा 3 जनरेशन होते हैं। देखिए, जैसे पीढ़ियां होती, पीढ़ी, तुम अपने घर की सबसे लास्ट जनरेशन हो। अरे सबसे रिसेंट की जनरेशन हो। लास्ट मतलब आगे कुछ नहीं होगा क्या? ठीक है। अरे भाई, तो तुम रिसेंट जनरेशन हो, फिर तुमसे पीछे की पीढ़ी है, तुम्हारे पेरेंट्स वाली, फिर उनके पेरेंट्स वाली, तो 3 पीढ़ियां हो गई ना ये। तो ऐसी बेटा वैक्सीन की भी जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें भी 3 पीढ़ियों की वैक्सीन है। पुराना जमाना, उसकी वैक्सीन, नया जमाना, और फिर एकदम नया जमाना। तो जो एकदम नया जमाना है वो कौन सा है? 3rd जनरेशन। और ये सब नया जमाना जो है, इट इज अंडर रिसर्च, ये इस्तेमाल में नहीं है। यानी इस्तेमाल में कौन कौन सी है? 1st और 2nd जनरेशन। सबसे ज्यादा भारत में भी जो टीकाकरण होता है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी जनरेशन यूज होती है? फर्स्ट। फर्स्ट जनरेशन। कौन सी यूज होती है? फर्स्ट जनरेशन। इसमें आप क्या देते हैं? या तो जिंदा, या तो जिंदा लेकिन कमजोर बैक्टीरिया बॉडी में डालेंगे, जिंदा लेकिन कमजोर वायरस बॉडी में डालेंगे, या फिर मुर्दा। जिंदा या मुर्दा, ठीक है, पैथोजन बॉडी में डाला जाएगा।
और उसके लिए बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और उसमें एंटीबॉडीज बन जाएंगे। फिर जब असली वाला आएगा तो बॉडी सीधा क्या करेगी, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद ये सोचा गया कि यार मतलब क्यों इतना पूरा बैक्टीरिया बॉडी में डाला जाए, पूरा पूरा सेल क्यों डाल दें बॉडी में, सिर्फ उतना हिस्सा डाल दो जितने से पहचाना जाए। जैसे मान लो हेपेटाइटिस बी वायरस की बात कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बी वायरस कुछ ऐसा होता है मान लेते हैं। तो ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो तो सिर्फ इतने हिस्से से भी पहचाना जा सकता है, इसकी पहचान तो इतने हिस्से से भी हो जाएगी। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, तो हेपेटाइटिस बी का सरफेस पे पाए जाने वाला एंटीजन। तो पूरा पूरा अगर वायरस तुम शरीर में डालोगे तो तुम्हें वायरस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और ये वायरस किस में मल्टीप्लाई करेगा, जिंदा सेल्स में, यानी किसी जानवर को इन्फेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा मतलब बेकार प्रोसेस है ना। तो ये सोचा गया कि एक काम करते हैं, ये जो वायरस है इसके पास डीएनए होता है। क्या होता है इसके पास, डीएनए। तो वायरस का जितना भी कंपोनेंट है उस हर चीज को बनाने की इंफॉर्मेशन कहां पर होगी, डीएनए में होगी। यानी इस एंटीजन को बनाने की भी इंफॉर्मेशन कहां होगी, डीएनए में होगी। तो डीएनए का थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो बात बता रहा हूं ये अगले चैप्टर की बुनियाद है। इतना डीएनए निकाल लिया, इस डीएनए से क्या बनता है, HBsAg। अरे इसमें उल्टा मामला है, क्या बनता है इससे, HBsAg। और इसको हमने लेके किस में डाल दिया, इसको लेके डाल दिया हमने ईस्ट में, फंजाई में। फंजाई 90 मिनट में डबल हो जाता है। तो फंजाई को नहीं मालूम था पहले कि ये कैसे बनता है, हमने उसको डीएनए दे दिया, तो अब उसको मालूम है ये कैसे बनता है, तो वो बनाने लगा। हमने फंजाई से क्या ले लिया, HBsAg। हमको वायरस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमने इसके इंजेक्शंस बनाए और टीका लगा दिया। तो ईस्ट के डीएनए में छेड़छाड़ करी हमने हमने फंजाई के डीएनए में छेड़छाड़ किया, और इसी छेड़छाड़ को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी को कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है। जैसे इंसुलिन बनवाना है, बैक्टीरिया को क्या ही लेना देना इंसुलिन से, लेकिन मैंने इंसान से निकाला इंसुलिन का डीएनए और बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है तो डीएनए अपने आप मल्टीप्लाई कर रहा है, और अब उस डीएनए की वजह से बैक्टीरिया क्या बनाने लग रहा है, इंसुलिन। तो वो इंसुलिन में एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्शन बना बना के बेच रहा हूं। तो कम समय में बहुत सारी दवाई मिलेगी ना, तभी तो दवा सस्ती पड़ेगी। अगर एक इंसुलिन का इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए का आएगा तो लोग कहेंगे मरी जाने दो डायबिटीज से, फिर कहां से इलाज कराएंगे। और अगर आपको सस्ती दवाई बनानी है तो किसमें बनवाना पड़ेगा, उन ऑर्गेनिज्म में जो तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कौन तेजी से मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया और फंजाई। इसीलिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और देखो जरा वैक्सीन का नाम क्या रखा, रिकॉम्बी वैक्स। वैक्स मतलब वैक्सीन रिकॉम्बिनेशन से बनाई गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज बनाई गई। जरा वो टॉपिक खोलोगे, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, उसके लास्ट लाइन उस पेज पे पढ़िए क्या लिखा है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कैसे बनवाई गई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। और कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया, यीस्ट। ठीक है। बोलो समझ में आया। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। ये वाली क्लास कितने बजे तक होती है बेटा, 4:10 तक होती है ना। मेरी ये वाली होती नहीं ना, बता देना मुझे टाइम हो जाए तो। लास्ट वाली होती तो उसके बाद किसी की होती नहीं है, तो फिर चल जाता है 5 मिनट इधर उधर।
फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में अंतर क्या हुआ बेटा? फर्स्ट जनरेशन में पूरा पूरा वायरस दिया गया था शरीर में, और सेकंड जनरेशन में वायरस का कोई पार्ट दिया गया था। इसीलिए हमने यहां क्या लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा रहने कहां देता है, सब यूनिट। नहीं समझ में आया? समझे? अब देखो सब यूनिट का फायदा क्या है। अब जैसे मान लो 4 तरीके के बैक्टीरिया हैं जो फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। तब छोटा बच्चा 5 साल के अंदर अंदर सारे टीके लगने हैं। अब उसको एक बार गए, एक एक सुई घुसड़वाए, काहे के लिए? एक बैक्टीरिया के लिए। फिर कुछ दिन बाद लेके दूसरा इंजेक्शन लगवाया दूसरे बैक्टीरिया के लिए। ऐसे 4 तरीके के बैक्टीरिया हैं तो 4 अलग अलग इंजेक्शन लगे। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक इंजेक्शन में ही चारों के लिए इम्यूनिटी आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। यस और नो? तो हमने एक इंजेक्शन बनाया, उसमें एक बैक्टीरिया का सब यूनिट डाल दिया, दूसरे का भी सब यूनिट डाल दिया, तीसरे का भी, चौथे का भी। तो ऐसी वैक्सीन को हमने बना दिया। जब कई सारी चीजें आपस में हो साथ में तो क्या हो गया? कॉन्जुगेट वैक्सीन। तुम समझ पा रहे हो कुछ? ये सब टीका लगना या खाना जो देना है इसी जनसंख्या को देना है, जो भारत में जनसंख्या है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो जनसंख्या को कैसे झेल पाएंगे सरकार? है कि नहीं? तो इसलिए सब करना पड़ेगा ना। तो समय समय पे वैक्सीन भी बनानी पड़ेगी, उसमें भी रिसर्च होती रहेगी, और टीका सस्ता हो। जैसे ये कॉन्जुगेट वैक्सीन बहुत महंगा आता है, 4,500 रुपए का आता है एक इंजेक्शन। अब धीरे धीरे सस्ता हो रहा है। हम लोग को तो लगा ही नहीं है ये, क्योंकि अब ये बाद का है ये। हमें तो डीपीटी लगा होगा, डीपीटी एचआईवी एक साथ। अब ये नए जमाने के बच्चों को लग रहा है। मुझे लगता नहीं, वैसे तुम्हें भी लगा होगा। नहीं लगा है? ठीक, कोई टीका ही नहीं लगा तुम्हें? बिन टीके के हो तुम? कोई टीका नहीं लगा? ऐसे कैसे है? नहीं नहीं लगा होगा। घर में ही हुए थे क्या? हैं? नहीं ले नहीं गए टीका उका लगवाने कोई? अरे कैसी बात कर रहे हो? तुमको चिकन पॉक्स हुआ है? सही में? तो अब लगवा लो। जिन देखो, डॉक्टर से बात कर लेना, बता देना उनको, तो वो एज के हिसाब से डोज डिसाइड करके वो लगा देंगे। ठीक है? लेकिन हाँ ये कि अब टीके लगेंगे तो थोड़े थोड़े सिम्टम्स, क्या ही बताया जाए। चलो क्या ही बोलूं। अब ये देखो, ये सब याद नहीं करना तुम्हें, इवन ये स्लाइड भी नहीं याद करनी, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। कभी कहीं कोई सवाल वाल फंसे तो क्या करें, छोड़ देना, तो हो जाएगा। ठीक है? कि वैक्सीन के तौर पे क्या क्या दिया जा सकता है। अब तीसरी जनरेशन में ये कहा जा रहा है कि डीएनए और आरएनए वैक्सीन बना दो। मतलब इंसान के डीएनए में ऐसा फेरबदल कर दो कि जैसे ही इन्फेक्शन हो वो सीधा एंटीबॉडी बनाने लगे, वो भी लार्जर अमाउंट्स में। तो ये अंडर रिसर्च है। अब देखो, एंथ्रेक्स, कोलेरा, पर्ट्यूसिस, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, जब आप एक दिन के होते हैं तो यहाँ पर एक इंजेक्शन लगता है, चवन्नी भर का निशान रहता है यहाँ कंधे पे, ये वही है। अब देख रहे हो, एक दिन के थे तो भी तुम्हारे शरीर में जिंदा बैक्टीरिया डाला गया था, जिंदा, लेकिन कैसा? कमजोर। बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन। फिर ये देखो, तुमने 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो, ओरल, तुमने तो ओरल वाली ली थी ना, ऐसे मुंह दबा कर। कितने लोग ऐसे जो 5 साल के बाद भी पिए हैं? हाँ, फ्री मिले जहर भी ले लें ये लोग। अगर उस समय बताया गया होता कि उसके अंदर जिंदा वायरस पिलाया जा रहा है आपको। भारत में पोलियो रविवार करके अभियान चलाया गया था, अमिताभ बच्चन वॉज द ब्रांड एम्बेसडर।
है ना। अब पोलियो पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया, खत्म हो गया भारत से, समझे, पोलियो खत्म। तो लाइव एटीन्यूएटेड वाला दिया गया था, वो 2 बूंद जिंदगी की में वायरस था। तो रेबीज के लिए इनएक्टिवेटेड दिया जाता है, रोटा वायरस रुबेला ये है चिकन पॉक्स वाला, वेरिसेला जोस्टर वायरस कौन सा होता है, चिकन पॉक्स वाला, और येलो फीवर है। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस में भी देखिए जिंदा वायरस लेकिन कमजोर। तो ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए है। इसमें तुम ज्यादातर देखो कौन सी जनरेशन है, ये लाइट ब्लिंक करती हुई कर रही है कि मुझे ही लग रहा है ऐसे? कर रही है ना, बहुत दिन से कर रही है। चलो अब आज यहीं तक बता रहे हैं आपको, एक और बता दे क्या। ठीक है, तो इसमें बेटा हमें थोड़ी सी बात ग्राफ्ट रिजेक्शन की, एलर्जी ऑटोमेटिक की करनी है, लिम्फोइड ऑर्गन की, फिर इम्यून वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे डिजीज वाले पार्ट पे। ठीक है, तो आपको कहाँ से लिखना है, लिखना उगना है कहीं से, यहाँ तक तो लिख लिए होगे, इसके आगे से ना। अब लिख लो, 2-4 मिनट है तो। कॉपी नहीं लाए हो? मजाक ना करो। कोई चीज कभी ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। हो गया। हम्म। हाँ। हाँ। पैथोजन के यूनिट्स फर्स्ट में नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट याद है, उसमें याद है जब एस वाला किल्ड हो गया था और आर वाले के साथ दिया था तो ट्रांसफॉर्मेशन कर गया था और एक्टिव हो गया था, इस चीज का रिस्क रहेगा ना। उस वाले में कुछ के लिए किया गया है, और जब फर्स्ट जनरेशन में जब कॉम्बिनेशन बनाया गया है तो वो नॉन सेलुलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जैसे टॉक्सिन का कॉम्बिनेशन बनाया है, जैसे टेटनस का दिया, तो टेटनस में बैक्टीरिया नहीं दिया, उसका टॉक्सिन दिया है।
पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ, उसमें दिया तो उसका टॉक्सिन दिया है, ठीक है। डिप्थीरिया का बनाया तो डिप्थीरिया का टॉक्सिन दिया, इनएक्टिव टॉक्सिन। हो गया ये वाला। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं तुम्हें ब्लड पढ़ाते समय। कल भी टेस्ट है, रजिस्ट्रेशन कर लिया। हर टेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा। यस, कर लो। पहले वाले में नहीं किए थे तो इसमें कर दो, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो तब बैठने को मिलेगा जब जगह होगी, क्योंकि सारे बैच में हो रहा है ना। जैसे संडे को होता है तो कुछ बैच का नहीं होता है, तो इसलिए जगह अवेलेबल रहती है। अब क्लास चल रही तो ठीक है, इतने बच्चे बैठ सकते हैं एक जगह पे, लेकिन जब टेस्ट होगा तो दूर दूर बैठना होता है ना, और सारे बैच होंगे तो फिर जगह कम पड़ती है। इसलिए फॉर्म जरूर भर दीजिए, उससे उनको भी अंदाजा लग जाता है ना, हाँ कितने पेपर वगैरह करवाने हैं। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है। चलो तो इसको कंप्लीट कर लेना बेटा, और नेक्स्ट क्लास में इतना रिवाइज करके आना, तब आगे ग्राफ्ट रिजेक्शन वगैरह समझाएंगे फिर आपको।